स्ट्रेटजीज हम यूज करते हैं और उसमें बेसिकली 2 तरह की स्ट्रेटजीज हमने स्टडी की थी। ठीक है, एक जिसे हम कह सकते हैं कि स्पीडिंग अप ऑफ कैश कलेक्शन। ठीक है, हमने आपसे बताया कि कैश मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज का मतलब ये है कि हाउ वी कैन यूज मिनिमम कैश, कि कम से कम कैश बैलेंस हम मेंटेन रखें और उससे अपना बिजनेस भी स्मूथली चलता रहे। ठीक है, यानी कि इसका मेन मोटो हमने पढ़ा था कि स्मूथ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, ठीक है, विद मिनिमम कैश बैलेंस, मिनिमम कैश बैलेंस, कि कम से कम नकदी हम अपने पास रखें लेकिन बिजनेस फिर भी स्मूथ चलता रहे। अब ऐसा कब होगा? देखिए, हमने आपको एग्जांपल दिया था, बताया था कि भाई ये आपका बिजनेस, यहाँ पर कैश आता भी रहेगा और यहाँ से कैश जाता भी रहेगा। ठीक है, ये इनफ्लो और ये है आउटफ्लो। अब अगर जिस समय कैश जाना हो, यानी कि जब कैश खर्च होना हो, उसी समय कैश आना हो, तब तो कैश बैलेंस रखने की जरूरत ही नहीं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि इन दोनों की टाइमिंग अलग अलग होती है और इस वजह से हमें कैश बैलेंस रखना पड़ता है। हम कैश साइकिल पीरियड को पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या उस कैश साइकिल पीरियड को थोड़ा छोटा किया जा सकता है? क्या हम कम से कम कैश बैलेंस में काम चला सकते हैं? ऐसा हो सकता है, कैश साइकिल पीरियड है वो कुछ हद तक छोटा किया जा सकता है। कैसे? इसके लिए हमें करना पड़ेगा कि जो हमारी कैश कलेक्शन है उसे हम स्पीड अप करें। ठीक है, जो कलेक्शन है वो जल्दी जल्दी आए और जो पेमेंट है उसमें कुछ हद तक डिले किया जा सके। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था हाउ वी कैन स्पीड अप द कैश कलेक्शन। ठीक है, पहला पार्ट इसका जो था स्पीडिंग अप द कैश कलेक्शन, कि कैश कलेक्शन को स्पीड अप कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमने 3 पहलुओं पर ध्यान दिया था। सबसे पहला कि एफिशिएंट रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, ठीक है, एंड कलेक्शन पॉलिसी, कलेक्शन प्रोसीजर भी लिख सकते हैं, कि जो कैश कलेक्शन जो रिसीवेबल से होना है, जिनको उधार माल बेचा हुआ है, उनसे जो कैश कलेक्शन होना है एफिशिएंट होना चाहिए। यानी कि बिल्कुल एक्टिवली आप ये देखें कि किससे कितना टाइम हमने अलाउ किया हुआ है, टाइमली उसके पास रिमाइंडर पहुंच जाए, टाइमली कलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाए। क्योंकि अगर आप कलेक्शन प्रोसेस शुरू ही लेट करेंगे तो ऑब्वियसली फिर सारी कलेक्शन है वो डिले होती चली जाएगी। तो इसलिए ये अनिवार्य है, ये जरूरी है कि कैश कलेक्शन टाइम पर शुरू हो। इसके अलावा हमने 2 अलग अलग जो है टेक्निक्स और भी समझी थी, जिसमें एक था आपका एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कलेक्शन सेंटर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कलेक्शन सेंटर। ठीक है, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कंसंट्रेशन बैंकिंग, कंसंट्रेशन बैंकिंग। ठीक है, और इसका हमने एग्जांपल समझा था कि सपोज कीजिए आपकी सेल्स पूरे भारत में होती है, तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है, सब जगह आपकी बिक्री हो रही है। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, ठीक है, ईस्ट में और वेस्ट में। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर सारी की सारी कलेक्शन आप अगर एक ही जगह करेंगे तो उसमें डिले होगा, कलेक्शन में डिले होगा, ये चीज हम समझ चुके हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम इन चारों एरिया के लिए अलग अलग कलेक्शन सेंटर एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि भाई ईस्ट की कलेक्शन यहाँ हो जाएगी, साउथ की कलेक्शन इस एरिया में कर ली जाएगी और जो वेस्ट की कलेक्शन है वो इस एरिया में, और ये सारी कलेक्शन लास्ट में हेड ऑफिस जहां भी आपका है वहां पर जमा हो जाएगी। ठीक है, तो इसे हम कंसंट्रेशन बैंकिंग या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कलेक्शन सेंटर बोलते हैं।
बाकी इसमें करना क्या होता है, इसमें हमें कोस्ट बेनिफिट एनालिसिस हमें जरूर करना होता है, क्योंकि हमें देखना पड़ता है कि इसमें कोस्ट क्या आएगी। कोस्ट मेनली क्या आती है कि जब आप कहीं पर कोई ऑफिस एस्टेब्लिश करते हैं तो ऑब्वियसली उस ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट आती है, कि आपने मान लीजिए ऑन रेंट एटलीस्ट मान लो एक रूम भी अगर आपने लिया है तो उसका आपको किराया पे करना है, और इस पर कलेक्शन के लिए आपने जिसको नियुक्त किया है वो अगर एटलीस्ट एक आदमी भी अगर आपने यहाँ पर रखा है तो उसकी पेमेंट, उसको आपने कंप्यूटर दिया है या और जो भी कोई आपने फैसिलिटीज आपने प्रोवाइड की है, वहाँ का जो बिजली का जो बिल आएगा, किराया जो आपको पे करना है, ये सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कहलाएगा, कलेक्शन सेंटर का एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। तो करना क्या है भाई, करना ये है कि आपको कोस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है, आपको ये देखना है। इन शॉर्ट जो मैंने बताया था मैं उसको जस्ट रिपीट कर रहा हूँ ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। तो मान लीजिए आपका ऑन एन एवरेज कैश कलेक्शन अभी होता है 30 दिन में, ठीक है, और अब इसके बाद वो मान लो 25 दिन में कलेक्ट होने लग जाएगा, तो जो डेली कैश रिसीट्स है आपकी, मान लीजिए आपका डेली का कलेक्शन 10,000 रुपया है, ठीक है, डेली का कलेक्शन यानी कि साल भर का कलेक्शन मान लीजिए 3,60,000 है, तो ऑन एन एवरेज पर डे कलेक्शन, एक दिन का कलेक्शन आपका हो जाएगा, ये ज्यादा लिखना पड़ेगा, 36 लाख आपका अगर मान लीजिए पूरे साल भर का कलेक्शन है, तो डेली कलेक्शन ऑन एन एवरेज 10,000 रुपए का आपका डेली कलेक्शन है, अगर मैं 360 डेज एक साल में मानकर चलता हूं तो, ठीक है। अब होगा क्या, ये जो कलेक्शन जो 3,60,000 रुपए का, ठीक है, और 10,000 रुपए पर डे के हिसाब से मिल रहा है क्योंकि आप 30 दिन की एवरेज बैठती है, ठीक है, अगर यही कलेक्शन आपको 25 दिन में मिलने लग जाए तो क्या होगा, ऑन एन एवरेज 5 दिन के बराबर का कैश आपके पास फ्री होगा, आपको आपके जो मतलब कह लीजिए कि आपके पास होगा और आप इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, कहीं और इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं 50,000 रुपीज। लेकिन ये जो टेक्निक्स हैं कंसंट्रेशन बैंकिंग या जो आगे लॉक बॉक्स सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये इन 40-50 हजार रुपयों की कलेक्शन के लिए नहीं है, इन पर लागू नहीं होती ये चीजें, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो आपकी जो इतनी बचत नहीं होगी उतना आपका एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा बैठ जाएगा, इसलिए ये वहां लागू होती है जो बहुत बड़ी बिजनेस फर्म है जिनका बहुत हाई टर्नओवर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में जो हमने लिया था उसकी कलेक्शन 25 लैक्स पर डे थी, ऑन एन एवरेज 25 लाख रुपए डेली की कलेक्शन थी, और उसका कैश कलेक्शन पीरियड जो कंसंट्रेशन बैंकिंग की वजह से मान लो 2 दिन से कम होता है, तो ऑन एन एवरेज हम कहें कि 50 लाख रुपीज का कैश फ्री हो जाएगा उसके पास, और अब इस 50 लाख रुपए को वो कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, मान लीजिए रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो फर्म कहीं इसको इन्वेस्ट करके 8% का रिटर्न अगर अर्न कर सकती है तो 4 लाख रुपए वो इस पर कमा सकेगी, 4 लाख रुपए की सेविंग हो जाएगी, ठीक है। यानी कि हमें करना क्या है, देखिए इनके अगर मैं स्टेप्स की बात करूं तो सबसे पहले आप देखिए कि कितने डे रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है, रिडक्शन या सेविंग, सेविंग इन कलेक्शन पीरियड ऐसे लिखा करेंगे, सेविंग इन कलेक्शन पीरियड, जैसे अब यहाँ हमारी है 2 डेज, ठीक है, पहले 30 दिन में कलेक्शन हो रही थी अब 28 दिन में हो रही, तो 2 दिन की सेविंग हो रही है। फिर हम लिखेंगे एवरेज डेली कलेक्शन, एवरेज डेली कलेक्शन कितना है अपना 25 लाख का रुपीज, 25 लाख, तो हम लिखेंगे कैश फ्री, ठीक है, कितना कैश मुक्त हो जाएगा, कितना कैश जो है मतलब कह लीजिए कि आपके पास बचेगा, जो आपको जो है अभी रिसीवेबल्स के रूप में फंसा हुआ था वो आपके पास मुक्त हो जाएगा, तो ये 25 लाख मल्टीप्लाई 2 करेंगे 50 लाख रुपीज का कैश मुक्त हो जाएगा। फिर लिखेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये है भाई 8%, तो अब आप लिखेंगे सेविंग इन कैश कॉस्ट या कैश होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है, नकद रखने की लागत, कैश होल्डिंग कॉस्ट, कैश को रखने की लागत 50 लाख का 8% आप कर दीजिए,
4 लाख रुपीज की सेविंग हो रही है। फिर आप देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ, इसको एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बोल सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ऑफ कंसंट्रेशन बैंकिंग। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ऑफ कंसंट्रेशन बैंकिंग, मान लो इसमें 3 लाख रुपए की कॉस्ट आएगी, तो हम कहेंगे भैया नेट सेविंग कितनी है, नेट सेविंग 1 लाख रुपए की है। कुल मिलाकर 1 लाख रुपए की मुझे बचत ही हो रही है, इसलिए मुझे कंसंट्रेशन बैंकिंग को लागू करना चाहिए। लेकिन अगर उल्टा हो, इसके एडमिनिस्ट्रेशन पर मान लो 5 लाख रुपए खर्च हो रहा हो, तो तब 1 लाख रुपए आपकी पॉकेट से जा रहे होंगे, तो तब जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए, फिर आप जो कंसंट्रेशन बैंकिंग है उसको लागू नहीं करिए। और इसी तरह का आपको बताया था तीसरी जो टेक्निक, ठीक है, क्योंकि मैं आज ये जो है दूसरा पार्ट इसका करवा रहा हूँ, इसलिए फर्स्ट पार्ट से एक बार आपको जोड़ना चाह रहा हूँ वापिस। तो जो है इसमें तीसरी जो टेक्निक्स हमने पढ़ी थी, दैट वाज लॉक बॉक्स सिस्टम। लॉक बॉक्स सिस्टम, और लॉक बॉक्स सिस्टम में क्या करते हैं, जैसे आपको बताया था कि जहां पर आपकी सेल्स होती है वहां एरिया के हिसाब से आप वहां के जो पोस्ट ऑफिस है वहां पर आप लॉक बॉक्स हायर कर लेते हैं। यू विल हायर दी लॉक बॉक्स, ठीक है, ताला बॉक्स आप बोल सकते हैं, जिसकी चाबी आपके पास होगी, आपको खोलने का अधिकार होगा, ठीक है। और इस लॉक बॉक्स का एक बाकायदा एड्रेस देगा पोस्ट ऑफिस कि भाई ये नंबर है इसका, ये पोस्ट ऑफिस है, ये पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है, ये आप अपने कस्टमर्स के साथ शेयर करेंगे। आपके कस्टमर्स जो हैं इस लॉक बॉक्स पर अपने चेक जो हैं भेज देंगे, और आपका जो व्यक्ति है, जो आप जिसको आपने नियुक्त किया हुआ है, आपका जो एम्प्लॉय है, वो यहाँ इस लॉक बॉक्स से चेक निकालेगा और आपके हेड ऑफिस में जमा करता रहेगा। तो एरिया वाइज अलग अलग एरिया में अलग अलग लॉक बॉक्स होंगे, और इससे भी कैश कलेक्शन है वो स्पीड अप हो जाएगा। और इसको भी इवेलुएट करने का तरीका वही है कि कितने दिन की सेविंग होगी। मान लो यहाँ 3 दिन की सेविंग है, तो इसी क्वेश्चन को जैसे हमने किया अभी, तो यहाँ हम लिख देंगे अभी कैश फ्री हो जाएगा, यहाँ डे फ्री हो जाएंगे 3, कैश फ्री हो जाएगा 75 लाख का, कॉस्ट कितनी हो जाएगी वो 8% के हिसाब से निकाल लेंगे, और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कितनी आएगी वो हम शो कर देंगे, और जो डिफरेंस होगा वो हमारे लिए बन जाएगा कि नेट सेविंग कितनी है, ठीक है। और नेट सेविंग के बेस पर हम डिसाइड करेंगे कि हमें लॉक बॉक्स सिस्टम लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर इन दोनों में से कोई सा एक लेना है, ये सेलेक्ट करवाए, तो दोनों में देख लेना जिसमें ज्यादा सेविंग हो रही हो उसी को हम सेलेक्ट करेंगे। तो ये हम सब डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। दूसरा जो पार्ट है, ठीक है, जो हमने पढ़ा कि भाई ये जो कैश कलेक्शन, कैश की बात हो रही है, ये बिजनेस है आपका, यहाँ से कैश आ भी रहा है और यहाँ से कैश जा भी रहा है, और इसमें ज्यादा कैश स्टोर करना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, ये वाला जो नल जिससे पानी आ रहा है, ठीक है, जिससे कैश आ रहा है, उसको थोड़ा स्पीड किया हमने, स्पीड अप, इसको थोड़ा तेज कर दीजिए। और ये जो आउटफ्लो हो रहा है ना, ये टूटी बहुत तेज होगी, अगर आउटफ्लो बहुत तेज होगा तो टंकी बड़ी जल्दी खाली हो जाएगी, बार बार आप कैश आपको डालना पड़ेगा इसमें अलग से, ठीक है। बिजनेस के नॉर्मल रूटीन के हिसाब से ही कैश इसमें बचा रहे पर्याप्त मात्रा में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ हद तक आपको स्लो करना पड़ेगा। तो स्लोइंग डाउन, इसको स्लो करना है, इसे स्लो करना है, कैसे करेंगे, इसे हम बोलेंगे स्ट्रेटजी। देखिए जो कैश कलेक्शन की जो कैश मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज है, उसका पहला पार्ट हमने पढ़ा स्पीडिंग अप ऑफ कैश कलेक्शन, और इसका जो सेकंड पार्ट है अब हम वो पढ़ रहे हैं डिलेइंग दी या स्लोइंग डाउन दी कैश पेमेंट, ठीक है। तो सेकंड पार्ट इसका है स्लोइंग डाउन दी कैश डिसबर्समेंट, कि कैश जो पेमेंट आपको करनी है उसे स्लो किस तरह से किया जा सकता है, ठीक है। तो उसको अब हम समझेंगे। अब स्लो का मतलब मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, इसका मतलब भाई ये बिल्कुल भी नहीं है कि जब पेमेंट आए तो पेमेंट के टाइम पर आप भाग जाएं, ठीक है, उसको पेमेंट ना करें या अपना फोन बंद करके बैठ जाएं, उससे हमारा मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ लीगली किस तरह से हम इसकी पेमेंट को रोक सकते हैं कुछ हद तक,
ठीक है, डिले कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल कॉमन सी बात है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहला काम हम ये कर सकते हैं, ऑल पेमेंट should be made through check only। ठीक है, अगर आप नगद पेमेंट करेंगे, ठीक है, नगद पेमेंट में प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, कैश पेमेंट में मान लीजिए आपको किसी पार्टी को 25 तारीख को पेमेंट करनी है, 25 ऑफ नवंबर मान लो पेमेंट करनी है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है आपको 24 तारीख को ही अपना कैश निकाल कर अपने पास रखना पड़ेगा। मान लो 2 लाख रुपए की पेमेंट है, तो 24 तारीख को ही आपने कैश निकाल के रख लिया अपने पास, ठीक है, और ये पेमेंट आपने पार्टी को दे दी 25 तारीख को। अब होगा क्या, देखिए 24 तारीख को ही आपके बैंक से 24 जितना भी ये 2 लाख रुपए कम हो गए, ठीक है। अब अगर इसकी पेमेंट मैं चेक से करता तो क्या होता, 24 को मुझे कैश निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, 25 को मैं चेक से पेमेंट करता, 25 को मैं चेक काटता। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है कि आज मैंने चेक दिया है तो आज ही वो जो पार्टी है, जो आपका कस्टमर है या सप्लायर जो भी है, कि वो आज ही चेक जो है वो जो है प्रेजेंट कर देगा। और चेक की प्रोसेसिंग में नॉर्मली जो है 1 या 2 दिन भी अगर लगते हैं, तो अगर आपने बहुत ज्यादा भी नहीं तो 3 डेज भी अगर आपने बचा लिए तो बहुत फर्क पड़ेगा। अब आप कहेंगे 3 दिन में क्या फर्क पड़ना है, मैं कहता हूँ फर्क पड़ेगा, ठीक है। सेविंग अकाउंट की रेट पर भी फर्क पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए दूसरा रिटर्न और इन्वेस्टमेंट ना भी देखें, सिर्फ सेविंग से ही फर्क पड़ेगा। 4% की रेट है सेविंग अकाउंट पर, ठीक है। अब हम लोगों पर शायद फर्क ना पड़े क्योंकि हमारी तो कलेक्शन ही कितनी होगी, 10,000, 20,000, 15,000, इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। अगर टोटल मान लीजिए 2 लाख रुपए हैं, ठीक है, तो 2 लाख रुपए पर 4% के हिसाब से अगर मैं 3 दिन का ब्याज निकालूं तो एक तरह से नेग्लिजिबल सा हो जाएगा। मैं इसमें एक बार अभी करता हूँ, कितना आता है, 2 लाख का 4% और ये डिवाइड हो जाएगा 120 से एक तरह से, तो ओनली 66 रुपीज, 66 रुपए की बात है देखा जाए तो। अब लेकिन ध्यान से देखें तो बात है भी कि बिना कुछ किए आपको अगर 66 रुपीज ही बच रहे हैं तो आपको नुकसान क्या है, आपको समस्या क्या है। जब कैश मैनेजमेंट करना है तो कैश मैनेजमेंट के हिसाब से उसके रूल से उसको फॉलो करना चाहिए। और अब ये बात सिर्फ 66 की नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक पार्टी नहीं है जिसको 2 लाख रुपए की पेमेंट करनी है। सोचिए अगर इस तरह के आपके मान लीजिए एक महीने में 10 भी कस्टमर हैं तो ये 2 लाख नहीं है 20 लाख हो जाएंगे और ये एक जीरो और लग जाएगी। और एक महीने में मैं कह रहा हूँ कि ऐसे 10 कस्टमर हैं, ठीक है, तो साल भर में अगर मान लीजिए आपके इस तरह के 50 कस्टमर भी अगर मिल जाते हैं तो सोचिए 3,000 रुपए के आसपास आपकी बचत हो रही है बिना कुछ करे। और एक बहुत बड़े बिजनेस हाउस के लिए अगर मैं बात करूं तो वहां तो करोड़ों रुपए की बात होगी, ये तो लाखों में है, वहां करोड़ों में बात होगी, ठीक है ना। तो इसलिए जो है एक तरीका तो ये होना चाहिए कि ऑल पेमेंट शुड बी मेड थ्रू चेक ओनली, तो इट विल डिलेड योर जो है कैश डिस्बर्समेंट। जो कैश डिस्बर्समेंट है वो नकद से बहुत तेजी से ड्रेन होगा, क्योंकि कैश आप पहले आप निकालेंगे फिर आप उसको देंगे नकद के रूप में। वहीं अगर बैंक के थ्रू पेमेंट करेंगे, चेक के थ्रू पेमेंट करेंगे तो आपको बेनिफिट रहेगा। और वैसे आपने पढ़ा भी होगा इनकम टैक्स एक्ट के तहत भी जो 20,000 रुपए से ऊपर की जो पेमेंट है नगद आप जो करते हैं वो अलाउड भी नहीं मानी जाती, तो चेक से ही पेमेंट होनी चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर 20,000 से कम वाली जो नगद में अलाउड है उसको भी अगर आप आदत डाल लें, ठीक है, 10,000, 20,000, 5,000 जितनी भी जो पेमेंट है अगर वो चेक से चलने लग जाए तो आप सोचिए ऐसी छोटी छोटी पेमेंट 5-5 हजार रुपए की अगर साल भर में मान लीजिए ऐसी 1,000 पेमेंट भी आप कर रहे हैं तो कैश कितना बैठता है, ये 50 लाख रुपीज का बैठता है। और अगर इस तरह से करके मैं कह रहा हूँ 2 दिन की भी अगर सेविंग हो रही है तो 4% के हिसाब से 2 दिन का भी अगर आप ब्याज निकालें तो कुछ ना कुछ आपके पास बच रहा ही है, जिसको हम बोलते हैं बूंद बूंद से सागर भरता है, ठीक है ना। तो ये देखिए अब मैं इस पर कैलकुलेट कर रहा हूँ कि इस पर कितना बैठेगा, कुछ किए बिना ही 1,000
111 रुपए आपके पास बचत हो रही है, सेविंग हो रही है, जो आपको कुछ विशेष एफर्ट्स किए बिना मिल रही है, और ये लीगल है, इसको कोई गलत भी नहीं ठहरा सकता। तो एक तो ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जो भी पेमेंट है वो थ्रू चेक होनी चाहिए। दूसरा क्या कर सकते हैं, ठीक है, मैंने आपसे पहले बताया था हम सिर्फ लीगल बात करेंगे, इलीगल क्या तो ये हम बात नहीं करेंगे कि भाई जब आपको पेमेंट करनी हो तो आप जब वो कलेक्शन के लिए आए तो घर से गायब हो जाए, जब वो फोन करे तो कॉल को उसकी ब्लैक लिस्ट में डाल दें, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम लीगल तरीके की बात कर रहे हैं। दूसरा होना चाहिए सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम। सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम, अब इसको भी कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मैं कह रहा था कि जब कलेक्शन करनी है तो आपने अलग अलग एरिया से कलेक्शन करने के लिए अलग अलग कलेक्शन सेंटर बना दिए कि भाई इस सिटी की कलेक्शन यहाँ हो जाएगी, इसकी यहाँ हो जाएगी, इसकी यहाँ और इसकी यहाँ, और ये सारी की सारी कलेक्शन हेड ऑफिस में आ जाएगी, ठीक है। कलेक्शन के लिए तो हमने ये कर दिया, लेकिन जब पेमेंट की बात हो तो पेमेंट कैसे करनी चाहिए, पेमेंट सेंट्रलाइज, कि जब इनको पेमेंट करनी है तो आप यहाँ से पेमेंट मत करें, पेमेंट सारी यहाँ से हो, ठीक है, इधर से। ऑल पेमेंट शुड बी मेड थ्रू हेड ऑफिस ओनली, थ्रू हेड ऑफिस ओनली। तो अब इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली 2 या 3 दिन का डिले ऑटोमेटिकली बन जाएगा। एक तो आपका ब्रांच ऑफिस उसको पेमेंट करे और एक आपका हेड ऑफिस पेमेंट करे, ऑब्वियसली आपका कंट्रोल भी अच्छा रहेगा और कोई भी इस पॉलिसी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। देखिए हमने पेमेंट हमारी पॉलिसी ये है भैया कि हम जो भी पेमेंट करते हैं वो सारी पेमेंट अपने हेड ऑफिस से होकर आती है, हेड ऑफिस उसको अप्रूव करके देता है, ठीक है। तो हेड ऑफिस से हम पेमेंट करवा देंगे, वहां से जो है इतने डेट को चेक कट चुका है या कट जाएगा, और उस तक आने में अगर 2 दिन या 3 दिन का भी अगर आपको टाइम मिलता है तो अगेन आप यहाँ से आप देख लीजिए, जैसे यहाँ हम देख रहे थे कि इंटरेस्ट का आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा, ठीक है। तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप जो भी पेमेंट करें वो सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम रखें। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, तीसरा तीसरा तरीका ये है कि ऑप्टिमम यूज ऑफ क्रेडिट पीरियड, ठीक है, कैश डिस्काउंट पीरियड, अभी बताता हूं ये सारी चीजें, कैश डिस्काउंट पीरियड एंड ग्रेस पीरियड, ठीक है। शॉर्ट में मैं कह सकता हूं पेमेंट शुड बी मेड ऑन ड्यू डेट ओनली, ठीक है, पे ऑन ड्यू डेट ओनली। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपको बताता हूं, सपोज कीजिए कि आपने कोई इंश्योरेंस करवाया हुआ है, मान लीजिए 5 लाख रुपीज का आपने इंश्योरेंस करवाया हुआ है, बीमा करवाया हुआ है अपना, और उसका एनुअल जो प्रीमियम है वो मान लो 40,000 रुपये जाता है, और सपोज कीजिए कि वो सितंबर मंथ में आपको पे करना होता है, या मान लो दिसंबर में देना होता है, दिसंबर में ड्यू होती है, तो अभी नवंबर चल रहा है। अब अगर वो दिसंबर में ड्यू होगी तो क्या होता है, देखो कि 1 महीना पहले ही आपके पास मैसेज आ जाएगा, आपके पास मैसेज नवंबर में ही आ जाएगा, ठीक है, नवंबर में वो आपके पास, अच्छा ये मान लीजिए आपका ड्यू होता है 11 दिसंबर को, तो आपके पास मैसेज नवंबर में ही आ जाएगा। आप चाहें तो अभी की अभी पेमेंट कर सकते हैं इस 40,000 रुपए की, ठीक है, और 11 दिसंबर को तो ये ड्यू हो ही जाए, और लेकिन इंश्योरेंस जो कंपनीज हैं उनकी पॉलिसी होती है वो 30 डेज का ग्रेस पीरियड देती है। मतलब 11 दिसंबर के बजाय अगर आप 11 जनवरी 10 जनवरी की कैलकुलेट कर लेना, 30 कितना बैठता है, तो ये 10 या 9 जितनी भी जनवरी आती है वहां तक अगर आप पेमेंट करते हैं तो कोई पेनल्टी नहीं लगती, और जल्दी पेमेंट करते हैं तो उसका कोई ब्याज भी नहीं मिलता आपको। तो अब होता क्या है, हम लोग जैसे ही मैसेज आया तुरंत हम कहेंगे हाँ भी ड्यू हो गया, फटाफट नवंबर में ही हो सकता है हम पेमेंट कर दें, या हो सकता है हम 1 दिसंबर को ही हम पेमेंट कर दें, और हम लोग ऐसा अक्सर करते हैं। अब देखिए 40,000 रुपए देने थे, ठीक है,
आपको 10 दिन पहले मैसेज आ गया और 30 दिन का पीछे ग्रेस पीरियड और मिलता है, मान लो ज़्यादा नहीं तो 40 दिन का ही लगा लो, 40 दिन का सिर्फ सेविंग अकाउंट का ही ब्याज लगा लो आप, ठीक है। कितना होता है आप सोचिए जरा, देखिए एक बार, ठीक है। 40,000 का 4% मल्टीप्लाई 40 डिवाइड बाई 360, तो इसका ही 178 रुपीज का ब्याज है जिसका हम नुकसान कर रहे हैं। क्यों करें? ठीक है, जब आपको ग्रेस पीरियड मिल रहा है तो उसके ग्रेस पीरियड का यूज करना चाहिए। हाँ, इतना जरूर है, अब जैसे मान लीजिए लास्ट डेट उसकी 10 जनवरी पड़ती है तो बिल्कुल लास्ट डेट तक मत लटकाइए, लास्ट डेट से 1-2 दिन पहले तक आप इसकी पेमेंट कर दें, इंश्योर कर ले, ताकि ऐसा ना हो कि लास्ट डे को कोई बहुत जरूरी काम हो जाए या उस टाइम कोई रश हो, सिस्टम काम नहीं कर रहा हो, ठीक है, तो उस टाइम प्रॉब्लम हो। लेकिन रिमाइंडर डाल लीजिए, ठीक है, आप 8 तारीख का रिमाइंडर डाल लीजिए, अगर 10 तारीख इसकी लास्ट बैठती तो 8, 9 या 10 में से फिर बीच में किसी भी दिन पेमेंट कर दीजिए और इतनी सेविंग आपको मिलेगी। अब ये तो मात्र 40,000 रुपए की बात है, ऐसी कितनी ही पेमेंट हम लोग करते हैं, ठीक है। हम रेंट की पेमेंट करते हैं, ठीक है, हमारी जो कह लीजिए कि अगर मान लीजिए हमने इंस्टॉलमेंट पर कोई लोन लिया हुआ है तो हम उसकी पेमेंट करते हैं, उसमें भी ग्रेस पीरियड होता है, तो ऐसी कितनी ही पेमेंट करते हैं। और अगर मान लीजिए इस तरह की पेमेंट कुल मिलाकर अगर 40,000 की 10 पेमेंट भी अगर इस तरह की बैठती है, ठीक है, तो ये पैसा 1780 रुपये हो जाए, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सेविंग वाली बात हो रही है। तो एक तो ग्रेस पीरियड का, क्रेडिट पीरियड का पूरा फुल यूटिलाइजेशन हमें करना चाहिए। अब देखो, जब क्रेडिट पीरियड जो है, जब हम रिसीवर्स मैनेजमेंट में पढ़ेंगे तो किस तरह की पॉलिसीज होती है, ऐसे लिखा जाता है। मान लीजिए हमने लिखा 2/10 नेट 60 या नेट 50। अब ये क्या बताता है? ये बताता है कि देखो भाई, अगर 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दोगे तो आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा। ये वैसे 2% बहुत ज़्यादा है, मैं इसको और कम कर देता हूँ, चलो मैं इसको अभी 2% ही रहने देता हूँ। 2/10 नेट 50 मैंने कहा, तो इसका मतलब क्या है, इसको हम रिसीवर्स मैनेजमेंट में डिटेल में पढ़ेंगे। ये 2 बता रहा है कैश डिस्काउंट, कि 2% की कैश डिस्काउंट मिलेगी। बाय 10 का मतलब कैश डिस्काउंट पीरियड, कैश डिस्काउंट पीरियड, यानी कि 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दोगे, चाहे आज कर दो चाहे 10 दिन के अंदर कर दो, हम आपको 2% कैश डिस्काउंट देंगे। नेट 50 नहीं तो फिर 50 डेज का टोटल क्रेडिट पीरियड है, 50 दिन के अंदर तो भैया आपको पेमेंट करनी ही है। तो हमने अभी ये बताया हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ऑप्टिमम यूज कर रहे हैं क्रेडिट पीरियड का, कैश डिस्काउंट पीरियड का और ग्रेस पीरियड का। ग्रेस पीरियड का यूज कैसे करते हैं हमने समझ लिया, अब क्रेडिट पीरियड और कैश डिस्काउंट पीरियड का कैसे यूज कर रहे हैं। पहली बात, अगर मान लीजिए आपको डिस्काउंट लेनी है तो आज पेमेंट कर दोगे नगद तो भी 2% ही डिस्काउंट मिलेगी, और 10वें दिन जाकर पेमेंट करोगे तो भी 2% कैश डिस्काउंट मिलेगी। मान लीजिए आपकी जो है पेमेंट है 10 लाख रुपए की पेमेंट है, ठीक है, 10 लाख की है, 1 करोड़ की, जितनी पेमेंट है, तो आप या 50 लाख की लगा लेते हैं, 50 लाख रुपए की पेमेंट है, ठीक है। आज करेंगे तब भी वही बात और 10वें दिन जाकर करेंगे तब भी वही बात है, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, आप ये देखें कि आपका रिटर्न, आपको कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है। सेविंग, हर बार सेविंग हम अपने लिए सेविंग का समझ सकते हैं, बिजनेसमैन के लिए तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है मान लो 10% या 12%, जितना भी है वही उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मानी जाएगी, ठीक है। तो मान लीजिए जो बिजनेसमैन है उसका 12% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, 12% वो कमाता है अपने कैश पर, और अब ये 10 दिन में ही उसको कितनी सेविंग मिल सकती